अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया या समझाया, जो देने की कोशिश करी, ये तरीका है मेरा चीजों को बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझा करके प्रेजेंट करना। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक अपना नया कोर्स लेकर आ रही हूँ, दशा अंतर दशा का, जिसमें से 12 क्लासेस होंगी दशा अंतर दशा पे सिर्फ, कि दशा अंतर दशा और एज पर लघु पराशरी, जितने लघु पराशरी के 42 श्लोक हैं उनको लेकर के, क्योंकि लघु पराशरी एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसे आप अगर 200 बार भी पढ़े ना तो भी कम है। लेकिन उसमें जो दशा अंतर दशा का तरीका बताया गया है, जो अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, उसको लगाए बगैर आप दशा को नहीं पकड़ सकते हैं। कौन सी दशा मेरी अच्छी जाने वाली है, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाने वाली, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि लग्नेश की दशा, अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के चार्ट में, वो तो चलो एक लेवल आगे है। तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, 12 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से भाव की दशा आपका जीवन बदलने वाली है, कौन से भाव की दशा आपका जीवन खराब करने वाली है, 2-8 एक्सिस क्या होता है, 6-8 2-12 एक्सिस क्या होता है, 6-8 एक्सिस क्या होता है, मारक भाव किस तरीके से काम करेंगे, उपचय भाव की दशा आएगी तो क्या होगा, अगर केंद्र का स्वामी उपचय में हो, उपचय का स्वामी केंद्र में हो, और अगर आपके त्रिकोण के स्वामी संबंध बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे, संबंध नहीं बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे। ये सारी की सारी चीजें हॉरोस्कोप में, एग्जॉल्टेड ग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, रेट्रोग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में ग्रह युद्ध हो रहा है तब दशा का क्या फल होगा, दशा छिद्र का क्या फल होगा। क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है दशा को समझने के लिए, जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, प्रिडिक्शन करना इतना भी इजी नहीं है। वो शायद इसलिए कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें उनको पता है, लेकिन दशाओं को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने 12 डेज का एक कोर्स डिजाइन किया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 14 तारीख से 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3000 है। ठीक है, चलिए ये आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। अब काल सर्प योग के बारे में बात करते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है। इसके बाद भी हम थोड़े और चार्ट लेंगे। 2 मिनट में से पानी पीते हैं। काल सर्प योग या काल सर्प दोष, दोनों चीजें हैं। तो ये योग है या दोष है, इस सारे आप लोगों को जो भी इसमें रहेगा वो सब मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड रहेगा तो अभी इस समय शेयर हो जाएगा। तो काल सर्प दोष या काल सर्प योग, क्योंकि जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि काल सर्प योग, गुरु चांडाल योग, श्रापित योग, ग्रहण योग, बहुत सारी चीजें। अब वो सारी चीजें मैं यहाँ 3 दिन के वेबिनार में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक मेजर पार्ट, एक मिथ जो है वो मैं थोड़ा दूर करना चाहूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है। मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है, और जिन्हें मैं, और मेरे गुरुओं के अलावा भी जो, जिसे मैं आज के समय पितामह मानती हूँ इस ज्योतिष का। के एन राव जी के शब्द है ये, मेरे अपने नहीं है। आप सब के एन राव जी से परिचित होंगे कि काल सर्प योग जैसा कोई योग या दोष नहीं होता। पहली बात तो आप जब क्लासिक्स पढ़ेंगे या क्लासिक्स आपने बहुत ज्यादा आपने कुछ पढ़ रखे होंगे तो ये आपको वहां वर्णन मिलेगा कि काल सर्प योग या दोष जैसी कोई बात नहीं होती। ये जो कुछ भी लिखा गया है ये कुछ ही सालों में, यानी 100, 200, 400 साल आप बोल सकते हैं, पीछे का ग्रंथ है।
अब इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी? अगर राहु केतु सच में इतने खराब हैं तो राहु केतु कितनी मिस्ट्री कर चुके हैं, ये मैं आपको शायद दिखा चुकी हूं अभी। ये कितने ब्लेस्ड प्लैनेट है। और अगर हम काल सर्प योग की बात करें तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा दुनिया काल सर्प में ग्रसित होगी। तो क्या सबके सबकी जिंदगी खराब है? मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में काल सर्प योग है, मेरी बेटी की कुंडली में काल सर्प योग है। ज्योतिष जो है, सो कॉल्ड ज्योतिष या जो कर्मकांडी लोग हैं, उनके हिसाब से जब राव जी ने और बहुत ज्यादा रिसर्च करी या उनके ग्रुप में लोगों ने रिसर्च करी, तब कुछ एक श्लोक पाए गए जहाँ पे काल सर्प योग के बारे में कुछ वर्णन मिलता है। और उस श्लोक में ये बताया गया कि ये जो काल सर्प योग है ये क्यों होता है और इसका असर कहाँ होता है, इसका असर कहाँ होता है और ये बनता कैसे। जैसे हमारे 12 तरह के काल सर्प योग हैं। कितने तरह के? 12 तरह के। एक तरह का काल सर्प योग नहीं बताया है, 12 तरह के। हो सकता है आप में से कई लोग काल सर्प योग मानते भी हो या लगाते भी हो, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अपना विचार रखना चाहती हूँ। तो 12 तरह के काल सर्प योग हैं। 12 के नाम भी मुझे नहीं पता है, 2-4 के ही पता होंगे। 12 भाव में बनने वाले, यानी कि सारे के सारे ग्रह, 7 ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाएं तो वो काल सर्प योग बन जाता है। ठीक। और वो 12 से 12 तरह के जो काल सर्प योग हैं उनकी अपनी डेफिनेशन दे रखी है कि अगर ये काल सर्प योग है, इस पहले में राहु है, पहले भाव में राहु और सप्तम में केतु है, तो अनंत काल सर्प योग बन जाएगा। उसकी अलग डेफिनेशन है। दूसरे में है राहु और अष्टम में केतु है और उसके बीच में सारे ग्रह हैं, तो उसकी अब, लेकिन इसका मेजर इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इसका मेजर इफेक्ट ये पड़ता है उनके ज्योतिषों के हिसाब से या जिन्होंने काल सर्प योग को डिजाइन किया, आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, आपकी शादी में बाधाएं आएंगी, बच्चा होने में बाधाएं आएंगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, और अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आफ्टर 42 सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है कि अगर ये सारी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3% लोगों को छोड़कर ऐसे कोई लोग नहीं है जिनके जीवन में ये प्रॉब्लम ना आती हो, जिनके जीवन में ये प्रॉब्लम ना आती हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, काम को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो। जैसे अभी अंबानी जी की कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है, तो फिर उनको बच्चे क्यों नहीं हुए, उनको क्यों सर्वगिस्त की तरफ जाना पड़ा? भाई इतने बड़े बड़े योग होने के बाद डायरेक्ट बच्चे भी तो हो सकते थे ना। तो वहां तो काल सर्प योग नहीं था, वहां पे भी तो राहु केतु थे, काल सर्प योग बन नहीं रहा था। तो कुछ ऐसी 2 कुंडलियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो काल सर्प योग वाली कुंडलियां हैं, और काल सर्प योग कैसे बनता है और एक्चुअल में काल सर्प योग किस तरीके से काम करता है वो, और काल सर्प योग को देखना कैसे है। सबसे मेजर बात कि काल सर्प योग अगर आप मानते भी हो, मान लीजिए आपने काल सर्प योग माना, तो आप उसको देखोगे कैसे और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। देखिए, ये काल सर्प योग जो है वो 12 तरह का होता है, और जैसे मैंने बताया आपके हेल्थ में, करियर में, लव में, मैरिज रिलेशनशिप में, इन सब चीजों में इफेक्ट डालता है, एजुकेशन में, सारी चीजों में इफेक्ट डालता है एज पर बनाने वालों के हिसाब से। ठीक है, आप लोग प्लीज म्यूट रखिए। ये हमारी इंडिया की कुंडली है। ठीक है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब क्या हुआ था? काल सर्प योग था।
नमकीन वाला। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, किसका माइक ऑन है? देखिए, मैं अभी प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, मुझे आप लोग दिखेंगे नहीं किसका माइक ऑन है, तो मैं यहाँ से म्यूट नहीं कर पाऊंगी, आप लोग स्वयं कर लीजिए। तो ये इंडिया की कुंडली है जिसमें काल सर्प योग है। अब इंडिया, भारत, उस समय का इंडिया और आज का भारत, अगर ये काल सर्प योग को हेल्थ है, डिजीज है, परेशानियां हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पार्टनर से रिलेशन, पार्टनर कौन है? आपके साथ व्यापार करने वाला पार्टनर। अगर हम किसी कंट्री की कुंडली देखते हैं तो जो भी आपके साथ व्यापार करता है वो पार्टनर। तो लोगों ने क्या बोला कि ये काल सर्प योग था, इसलिए भारत और पाकिस्तान, भारत के दो टुकड़े हो गए और भारत और पाकिस्तान बन गया। तो जब भारत और पाकिस्तान बना था तब इंडिया नहीं बना था, पहली बात। उसके पहले ये सब कुछ हो चुका था। इसलिए जानकारी जब भी मिले तो उसकी पुष्टि करिए। मेरा हमेशा से यही मानना है कि जब भी आपको जानकारी कहीं से भी मिले, कोई भी आपको कुछ भी बताए, उसकी पुष्टि जरूर करिए। और जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक कितनी ग्रोथ हुई है, किस किस फील्ड में ग्रोथ हुई है, ये सब आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब जो एक सूत्र है, आगे बढ़ने से पहले उस सूत्र को देखिए, या उस श्लोक को देखिए कि उस श्लोक का अर्थ क्या है। आग्रे राहु राहु रंधा केतु के, मैं, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको आपका डायरेक्ट अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ क्या है कि आगे राहु हो। राहु और केतु कैसे चलते हैं? रेट्रो चलते हैं। यानी कि अगर एक नंबर राशि में है तो वो 2 नंबर में नहीं जाएंगे, वो 12 में जाएंगे, राहु 12 में जाएगा। ठीक है, ये आगे राहु हो, आगे राहु यानी कि राहु जो है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हो, बीच में सारे ग्रह हो, और राहु उनको ग्रसित कर रहा हो। ग्रसित करने का मतलब यह है कि जब राहु पीछे, मान लीजिए, हाँ ये कुंडली है या इंडिया की कुंडली, राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है, तो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हो, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हो। क्योंकि राहु जब चलेगा तो कहां चलेगा? यहां से यहां चलेगा या यहां से यहां चलेगा? इतना तो हर किसी को पता होगा। राहु जब आगे बढ़ेगा तो 1 नंबर राशि में बढ़ेगा, और 1 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है। ग्रहण कौन लगाता है? ग्रहों का भक्षण कौन करता है? ग्रहों को खाता कौन है? राहु खाता है ना, उसका मुंह है, केतु का मुंह नहीं है। तो अगर ये ग्रह इधर होते तब आपका राहु केतु एक्सिस में ग्रह होते, और तब काल सर्प योग बनता। और फिर ऋषि क्या बोलते हैं कि जब ये काल सर्प योग, इस तरह का योग बने, काल सर्प योग बने, तो क्या होता है? ये होता है कि वो सांसारिक घटनाओं पे लगता है और राजा का संहार होता है। राजा का संहार होने का मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जैसे मैदिनी ज्योतिष है ना, मैदिनी ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो आपके मानव जीवन पे नहीं लगते। कुछ ग्रहों का जो गोचर है वो मानव विशेष, व्यक्ति विशेष पर नहीं लगता। वो किस पर लगता है? वो आपके देश पे लगता है, राजा पे लगता है। राजा क्यों? क्योंकि उस देश को चलाने वाला है। तो अगर इस तरह का काल सर्प योग बनता है तब राजा का संहारक होता है, यानी कि उस देश का संहारक होता है। तो अगर हम इंडिया की कुंडली देखते हैं ऋषि के हिसाब से, जो ऋषि लिख गए हैं, तो ना इंडिया में काल सर्प योग बनता है,
और ना ही इस तरह की कोई स्थिति आती है। करेक्ट। ठीक। अब इसके बाद जो बाकी दिखा लिखा है कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें देखिए मैंने आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, थोड़ा एंटरटेन के लिए सब लिख दिया है। अनंत काल सर्पयोग, कुलिक काल सर्प, आप पढ़ सकते हैं, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिसे जिसको ये यूज करना है वो यूज करके लगा सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ इंडिया में काल सर्प योग जैसा कोई बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि जिसकी कुंडली में काल सर्प योग था, मतलब ज्योतिषों के अनुसार, वो क्या किसकी कुंडली है? नेहरू जी की कुंडली है। आपको सबको दिख रही है बराबर से? ठीक। तो नेहरू जी के जीवन के बारे में, उनके सक्सेस लिस्ट के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। करेक्ट है। अब क्या यहाँ पर भी काल सर्प योग लग रहा है? आप कोई भी किताब उठा के देखिए जिसमें काल सर्प योग की बुक होगी, जहां आपको बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लिया जाएगा, जहां पे नेहरू जी प्रथम आ जाएंगे कि नेहरू जी भी काल सर्प योग में है। तो राहु यहाँ जाएगा, केतु यहाँ जाएगा। ठीक है। अच्छा, राहु के पास तो कोई ग्रह नहीं है, केतु के पास ग्रह है, गुरु है। तो गुरु की डिग्री देख लेते हैं। गुरु 15 के आसपास है और केतु 12 के आसपास है। तो इसका मतलब कि जो गुरु है वो कहाँ है? केतु से बाहर है, केतु से बाहर है। ठीक है। तो ये भी नहीं लगता, लेकिन इतने में भी लोगों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने आंशिक काल सर्पयोग, आप लोगों ने सुना होगा आंशिक काल सर्पयोग। आपका एक ग्रह बाहर है, दो ग्रह बाहर है, तो भी आपको आंशिक काल सर्पयोग है, और इस ग्रह के कारक तत्वों का आपको फल नहीं मिलेगा। इनका प्रिडिक्शन क्या दिया जाता है कि इनको काल सर्प योग की वजह से किस चीज का सुख नहीं मिला? सप्तम का सुख नहीं मिला, क्योंकि इनकी वाइफ की डेथ अर्ली एज में हो गई थी। अब इनको सप्तम का सुख क्यों नहीं मिला, ये आप अपनी कुंडली से या कुंडली एनालिसिस करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं कि इनको सप्तम का सुख क्यों नहीं मिला। अगर हम इस कुंडली में काल सर्प योग मानते हैं, तो इनके जीवन की जो सक्सेस स्टोरी है, इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में अगर काल सर्प योग मानते हैं, तो फिर सबकी कुंडली में काल सर्प योग होना चाहिए, और हम सब लोग बिल्कुल इनके जैसे जीवन जिए। सही है। अब यहाँ भी देख लीजिए कि गुरु कहाँ है। अगर हम और राहु केतु को भी थोड़ा एनालिसिस करें, राहु आद्रा नक्षत्र में है। ठीक है। राहु आद्रा नक्षत्र में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। उसके बाद केतु किसके नक्षत्र में है? केतु की डिग्री कितनी है? 12 डिग्री है, तो ये भी केतु के ही नक्षत्र में है। और केतु का डिस्पोजिटर उसके साथ उसकी राशि में बैठा हुआ है। इनका जो राजयोग है, या इन्होंने जो राजयोग जिया, जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या वो इनके जीवन, इस जीवन का कमाल था या कुछ और था? केतु कितना स्ट्रांग बैठा है। और कार्मिक देखिए आप जरा, कार्मिक संबंध देखिए। जब आप स्पेशल लोगों की कुंडली उठाएंगे तो खाली ये मत देखिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, स्पेशल योग मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 50 कुंडलियों पे प्रैक्टिस करिए, धड़ाधड़ प्रिडिक्शन देंगे आप। आपको लगेगा लगेगा अरे यार, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, इसको तो सब पता है। 4 सूत्र आपको पता हो, आपको खाली दशा अंतरदशा आनी चाहिए, कुछ स्पेशल सूत्र आने चाहिए, और नक्षत्रों के बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसके बारे में। सिर्फ इसी के बारे में नहीं, आप हर ग्रह के नक्षत्र के बारे में, कौन सा किसका कहाँ पर अच्छा रिजल्ट आने वाला है, कहाँ बैड रिजल्ट आने वाला है, किस नक्षत्र का किससे कनेक्शन होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें।
दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रिडिक्शन। कोई नक्षत्रों की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? राशि की। रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, आपको वो कुंडली की खूबसूरती नहीं देखने मिलेगी, आप राशि तक रहोगे तो डेप्थ नहीं मिलेगी। और डेप्थ कौन देता है? केतु देता है। तो केतु को पकड़ना बहुत जरूरी है। चलिए, ये देख लिया आपने, इस चार्ट की खूबसूरती देख ली। अब इस चार्ट को देखते हैं कि भाई इसमें और इसमें दोनों, एक और चार्ट देख ली। टाइम क्या हो गया आज? आज तो मैंने टाइम देखा नहीं। अच्छा, आज टाइम सही है, ज्यादा भागे नहीं हम लोग, थोड़ा कम ही था। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या राहु केतु के एक्सिस में है, और काल सर्प योग, एक ये कुंडली है, एक ये कुंडली है। फाइन। तो यहाँ देखिए, राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह हैं, ठीक। और राहु 18 डिग्री का है, शनि 14 डिग्री का है, यानी राहु के अंदर है। राहु 18 से 17 आएगा ना। और उसके बाद केतु 18 का है, और चंद्रमा 6 का है, यानी केतु से पीछे है। यानी ये अगर हम देखें तो अभी तक में ये कुंडली जो है काल सर्प की कुंडली दिख रही है। करेक्ट है? इस कुंडली को हम काल सर्प से ग्रसित कुंडली कह सकते हैं, क्योंकि केतु राहु, केतु की टेल पे कभी मत देखिए काल सर्प योग। आप अगर काल सर्प योग कहीं प्रिडिक्ट करते भी हैं, या उसका इन्फ्लुएंस आपको जातक की कुंडली में दिखता भी है, तो राहु पीछे चलेगा, और राहु के मुंह में सारे ग्रह अगर आ रहे हैं, क्योंकि राहु 18 से 17 आएगा, ठीक है, 17, 16, 15, 14 पे आके इसको ग्रहण कर लेगा। और उसके बाद ये सारे के सारे ग्रह आगे जाने वाले ग्रह हैं, कोई भी पीछे जाने वाला ग्रह नहीं है। और अगर रेट्रो भी है, मान लीजिए इनके बीच में रेट्रो ग्रह भी आएंगे, तो भी आएंगे तो आगे पीछे ही ना, राहु केतु से बाहर नहीं निकल जाएंगे, अगर वो इस एक्सिस से बाहर है तो, इनकी डिग्री से बाहर है। तो ये एक काल सर्प योग की कुंडली आप बोल सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से। और अगर काल सर्प योग मानते हैं तो इस कुंडली को काल सर्प योग की कुंडली मानिए। तो इस कुंडली में जैसा बोला कि अगर काल सर्प योग है, आपको हेल्थ इश्यूज होगा, आपको बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, आपको स्टडी का सुख नहीं मिलेगा, आपको करियर का सुख नहीं मिलेगा, आपको फाल XYZ बहुत सारी चीजें, मतलब आपकी जिंदगी खराब है, जीना ही बेकार है, 42 के बाद आपको सारी चीजें होगा, आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। अच्छा, ओके, फाइन। अब मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की, इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ खराब हो, बच्चों का सुख नहीं हो, तो क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ काल सर्प योग रहेगा? क्या हम सारा ढिगरा काल सर्प योग पे फोड़ देंगे? नहीं। क्या बाकी के सूत्र तेल लगाने जाएंगे? बाकी के ग्रह छुट्टी ले लेंगे, भाई तुम जानो, राहु तुम जानो, केतु तुम जानो, हमारा कोई काम नहीं, हमारे अब कोई सूत्र नहीं लगते, ठीक है, मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं देने वाला हूं, तुम अपना अपना। इस लेडी को अच्छे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है, ठीक है, करियर में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन क्यों आया उसके अलग सूत्र हैं, उसके अलग सूत्र हैं। अब अगर हम काल सर्प योग के दोषों को मानते हुए चलते हैं, और अगर मान लीजिए इसी चार्ट में या इसी चार्ट के व्यक्ति को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, हेल्थ इश्यूज आ जाएं, या लड़ाई झगड़े हो जाएं घर में पेरेंट्स के साथ या बाकी, तो क्या ये कहेंगे ये आपका काल सर्प योग है इसलिए हो गया? दशाएं मैटर नहीं करती, योग मैटर नहीं करते, करते हैं ना। तो अगर आप काल सर्प योग को, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई कुंडली आती है जिसे काल सर्प योग की कुंडली बोलते हैं, काल सर्प योग को एक बार बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, आपको पता ही नहीं काल सर्प योग और दोष नाम की कोई चीज है,
उसके बाद आप ग्रहों की युति, दृष्टि, संबंध, दशा अंतर दशा का संबंध एक्सिस को लगा करके प्रिडिक्शन करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कुंडली आती है कालसर्प योग की, कालसर्प योग को, दोष को हटा करके दशा, जो आपका दशा पैटर्न है, जो ग्रहों की स्थिति है, युति है, दृष्टि है, दशा अंतर दशा का संबंध है, ग्रहों की स्ट्रेंथ है, उनको लगा करके अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे, उसको एक चार्ट पे लिखिए और कालसर्प दोष की को ध्यान में देख करके, चार्ट को देख के प्रिडिक्शन लिखिए। काल सर्प योग कहीं पर भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको उससे पहले ही चार्ट की कमियां और अच्छाइयां दिख जाएंगी। अब अगर इस राहु की, अच्छा, अब अगर कोई भी, जैसे हमने, आप सबको पता होगा कि दशा अंतर दशा में आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छा या बुरा। तो पता करिए भाई कि राहु की दशा या अंतर दशा में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब राहु की दशा इस व्यक्ति के जीवन से जा चुकी। अब राहु को देख लेते हैं कि जब राहु आएगा या आया होगा तो क्या उसने सर्वनाश कर दिया होगा, क्योंकि वो तो काल सर्प योग में है। तो व्यक्ति की राहु की दशा बहुत फैंटास्टिक गई, बहुत अच्छी गई। पंचमेश बैठा है राहु के साथ, दशमेश देख रहा है। राहु कहाँ बैठा है? राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु जिसके साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है, जिसकी दृष्टि होती है, वैसा रिजल्ट देता है। तो व्यक्ति की राहु की दशा अच्छी गई। तो फिर काहे का काल सर्प योग? तो इस काल सर्प योग में तो इसको खराब कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अब अगर मान लीजिए, जैसे अब पंचम को देखते हैं, केतु बैठा है और कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। अब अगर पंचम यानी संतान की बात करते हैं, तो संतान भाव में केतु बैठा है। मैंने कहा था पंचम से संबंध बनाए, नवम से संबंध बनाए, एकादश से संबंध बनाए और दूसरे से संबंध बनाए। और केतु अगर अच्छा हो, केतु अगर अच्छा हो तो आपको मेल संतान देता है। तो क्या दिया? मेल संतान दी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या केतु, और केतु के साथ बैठा कौन है? अब पंचम को अगर लगन बनाइए तो केतु के साथ कौन बैठा है? पंचम से छठे भाव का स्वामी। पंचम से छठे भाव का स्वामी। तो अगर इस सूत्र को लगा के देखते हैं, षष्टेश आकर के बैठा है, पंचम का षष्टेश आकर के बैठा है और पंचमेश राहु केतु एक्सिस में है, तो संतान से रिलेटेड या संतान के होने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। सिंपल सा सूत्र है। उसको राहु केतु या काल सर्प योग में क्यों देखना भाई? जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सा सूत्र लग जाएगा। अगर ये राहु केतु एक्सिस में नहीं भी होता ना, और अगर ये शनि कहीं पर भी और एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता तो भी वो दुर्घटना होती, या वो संतान को लेकर के वो चीजें होती, संतान होने में प्रॉब्लम होती। सिंपल सा सूत्र लगाइए। क्यों आप सारा ढिगरा काल सर्प योग के नाम पे मर के इसकी शांति कराइए, वो कराइए, वरना आपका जीवन खराब है। क्यों खराब है? केतु अच्छा बैठा है भाई, अच्छा बैठा है दशमेश के साथ। ये उत्तरोत्तर बली दशमेश है, उत्तरोत्तर बली दशमेश है। ये दशमेश राजयोग बना करके बैठा है, ठीक है। और इसका डिस्पोजिटर उच्च का हो गया। यहाँ पे देखिए चंद्रमा की राशि में उच्च का गुरु होके बैठा है, गुरु उच्च का है। आपको मेल संतान देगा, 100% देगा।
अब ये चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में जैसा हम पीछे भी देख चुके हैं, इस चार्ट में देखिए क्या है। अब राहु, इस चार्ट में भी राहु केतु एक्सिस में, और बोल दिया इसमें भी काल सर्प योग है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, काल सर्प योग है। तब मुझे उतना एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, मैं भी मान लिया हाँ भाई काल सर्प योग है। जब मैंने पढ़ा, अच्छे अच्छे गुरुओं को सुना, के एन राव जी जैसे लोगों की पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब मैंने देखा और मैंने अपना रिसर्च किया कि भाई यहाँ पे काल सर्प योग है कि नहीं है, देख लेते। तो राहु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। केतु कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो राहु के मुंह पे तो कोई भी ग्रह नहीं आ रहे हैं, काहे का काल सर्प योग। तो ये तो फिर अगर मैं इस कुंडली को और डीप में जाके देखूं तो और बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ देखिए, बच्चे का जन्म केतु की दशा में हुआ, ठीक है। बच्चे का जन्म केतु की दशा में हुआ, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, सूर्य केतु के नक्षत्र में है, सिक्स्थ लॉर्ड केतु के नक्षत्र में है। कितना कार्मिक बंधन है इस बच्चे का अपने माँ बाप से, करेक्ट है। क्या ये बच्चा जहां आया है उसका उसके माँ बाप से कार्मिक संबंध बोल सकते हैं, यस और नो? यस। मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? केतु की दशा में बच्चे का जन्म हुआ, चंद्रमा मूला नक्षत्र में बैठा है, मूला नक्षत्र के तीसरे पद में बैठा हुआ है, गंडमूल नक्षत्र जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, यानी कि केतु की दशा में बच्चा पैदा हुआ, ठीक। उसके बाद सूर्य भी केतु के नक्षत्र में है, यानी लग्नेश केतु के नक्षत्र में, सूर्य यानी लग्नेश केतु के नक्षत्र में है, और सचेत भी केतु के नक्षत्र में है। जहां केतु बैठा है उसका डिस्पोजिटर भी केतु के नक्षत्र में है। ओके, समझ आ गया? यस मैम। कितना स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध है और कितना प्रोमिनेंट केतु बैठा बैठा हुआ है। कितना प्रोमिनेंट केतु बैठा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग संबंध है इसका अपने माँ से, अपने पिता से, और स्वयं की लग्न से। लग्न भी केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य और केतु का डिस्पोजिटर। क्या ये कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती जो अपना कार्मिक ऋण चुकाने के लिए उस परिवार में जन्म लिया है? ठीक है, अच्छा या बुरा मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। ये हॉरोस्कोप मेरी अपनी बेटी का है, और मेरी बेटी जिस दिन उस बच्चे में जान आई, उस दिन के बाद से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी, स्वतः अपने आप। कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्यों पढ़ी, किस लिए पढ़ी, क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे क्यों आती है, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरी अपनी है? नहीं है, ये कार्मिक ऋण है। पंचम भाव जब जागृत हुआ मेरा, यानी संतान का पूर्व पुण्य कर्म जागृत हो गए, और ये केतु को दिखाने के लिए ये कुंडली मैंने इसलिए लगाई कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। देख लीजिए, आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, आप अपने जो भी आपके संबंधी हैं। मुझे नहीं पता चल रहा था, मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों मैं पढ़नी शुरू करी। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं पता वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के पढ़ा कैसे सकता है? तो दिस इज द कार्मिक संबंध।
ठीक है, तो केतु को कभी भी चार्ट में नेग्लेक्ट मत करिए। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, ये वो जेम है, वो हीरा है कि अगर आपने इसको सिर्फ राहु की चकाचौंध में खो दिया ना, तो आपको कुंडली का जिस्ट नहीं पता चलेगा कि ये व्यक्ति क्यों आया है। और मेरा जन्म केतु की दशा में हुआ, मेरा चंद्रमा केतु में के नक्षत्र में है, मेरा चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो मेरा जन्म भी केतु के दशा में हुआ। अब अगर हम और कुछ योगों की बात करते हैं, जैसे कि कल हमने कुछ योग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए मून केतु, ठीक है, तो मून केतु आपको स्ट्रेस देता है, हीलिंग देता है। अब मून केतु सेम वही सारी चीजें लगा लीजिए, मून केतु लगा लीजिए, सैटर्न केतु लगा लीजिए, सैटर्न राहु लगा लीजिए, या आप राहु मून लगा लीजिए, ये इस अपना रिजल्ट वैसे ही देंगे जैसे इनकी स्ट्रेंथ होगी। बाकी इनका जो स्वभाव होगा, अगर ये मून केतु प्लस जुपिटर से एस्पेक्टेड, मून केतु प्लस जुपिटर से एस्पेक्टेड अगर हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका शुभ प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, आपका शुभ प्रभाव आ जाएगा। और अगर ये मार्स के साथ एस्पेक्टेड हो, सैटर्न के साथ एस्पेक्टेड हो, तो क्या होगा, चंद्रमा को कौन देख रहा है, मन को कौन देख रहा है, एक पापी ग्रह, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, सैटर्न देखे, मंगल देखे, सूर्य की दृष्टि हो तो पूर्णिमा का जन्म हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा का जन्म भी बहुत कोई अच्छा जन्म नहीं होता। अच्छा जन्म इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूर्णिमा वाले बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, नहीं, उनका भी मन उथल पुथल में रहता है। शुभ चंद्रमा जरूर होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, पूर्णिमा का जन्म वाला व्यक्ति अगर सूर्य आपको चंद्रमा को दृष्ट करता है, तो राहु केतु एक्सिस में है, तो इधर सूर्य भी तो पीड़ित होगा फिर। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा तो आपका परेशान होगा। मून केतु अगर कॉम्बिनेशन है, डिस्पोजिटर उसको दृष्ट कर रहा है या उसकी स्थिति अच्छी है, तो स्ट्रेस होगा, लेकिन मून केतु के पॉजिटिव यानी हीलिंग है, ऑकल्ट है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये आपको एंजाइटी जरूर देगा। केतु का काम ही है डिटैच करना, परेशानी देना। मून केतु है यानी माँ है, मदर का कारक तत्व तो आ गया, तो कहीं ना कहीं मदर के अंदर केतु के जो भी कारक तत्व है वो होंगे जरूर। अब वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे ये कैसे जानेंगे? जितना आपका ग्रह पॉजिटिव होता जाएगा, जितना आपका ग्रह नेगेटिव होता जाएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब जितना शुभ इन्फ्लुएंस आता जाएगा, उतना आपका पॉजिटिव उस ग्रह से रिलेटेड जो कारक तत्व है वो आपको पॉजिटिव मिलते जाएंगे। जितना मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता जाएगा, उतना आपको मैलेफिक रिजल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ मैंने चार्ट्स लगाए थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे चार्ट्स यहाँ पे। अब जैसे कि ये मून केतु का वही हमने डिस्कस किया, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए मार्स राहु, ठीक है, हमने राहु की ज्यादा बात नहीं करी, मार्स राहु या मार्स केतु जो भी आप समझ लीजिए। तो ये लता जी का चार्ट है, तो लता जी का चार्ट मार्स केतु क्या करता है, केतु क्या करता है, कट करता है। अब मार्स जहां का भी लॉर्ड होगा वहां से कट कर देगा आपको। मार्स कहाँ का लॉर्ड है, सप्तम का लॉर्ड है और 12वें का लॉर्ड है। 12वां भाव आप समझ सकते हैं, सैया सुख, उसके साथ केतु है, उसके साथ केतु है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना ही शुभ ग्रह का संबंध है मार्स पर, करेक्ट। जुपिटर का खाली एस्पेक्ट है, यानी व्यक्ति की इच्छा जरूर है विवाह की, लेकिन सप्तमेश केतु के साथ है, सप्तमेश पर कोई भी शुभ संबंध नहीं है और सप्तम पाप कर्तरी में है। वो चलिए आगे की चीजें हो गई, तो विवाह से कट कर दिया, सैया सुख से कट कर दिया।
मार्स राहु कहते हैं, मार्स राहु होता है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक चार्ट में व्यक्ति, एक कॉम्बिनेशन में व्यक्ति प्रॉपर्टी ले रहा है, एक में प्रॉपर्टी चली गई, कैसे? क्या आपने या मैंने जो पढ़ लिया, क्या वो सूत्र ऐसे ब्लाइंडली लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। यहाँ पे राहु अपने ही डिस्पोजिटर के साथ बैठा हुआ है, और जो डिस्पोजिटर है वो पंचमेश है। राहु पर और किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है एक्सेप्ट पंचम भाव के स्वामी और 12वें के स्वामी के साथ। बाहर भाव, बाहर जाइए, देश विदेश में जाइए, राहु बाहर का कारक है, लैंड आपको भर भर के दे देगा, जो ये व्यक्ति कर रहा है। अब यहाँ आ जाइए, मार्स और राहु, इस व्यक्ति की चली गई सारी लैंड। क्यों? क्योंकि मार्स जो है वो कहाँ है? अष्टमेश है भाई। अचानक वे, और कौन है? अच्छा, किसका व्यय होगा? इनका खुद का व्यय हो जाएगा या किसका व्यय होगा? तो पिता का व्यय हुआ, पिता का 12वां है। पिता का 12वां बहुत सिंपल है, पिता का 12वां जाके चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो पिता की लैंड का व्यय हो गया। इन लॉस भी होगा 8th का, तो ससुराल इन वालों का। लॉस क्यों ले लोगे आप? इन लॉस जरूरी है? हर किसी को थोड़ी से इन लॉस से मिलेगा। इन लॉस से मिलने के लिए और कॉम्बिनेशन भी तो देखने पड़ेंगे, सबको दहेज नहीं मिलता। ठीक है, तो पिता का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉस से नहीं हो सकता, उनसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पिता का ही हो या माता का ही हो, तो देखना पड़ता है। इसीलिए ज्यादा होशियार मत बनिए, 2-4 चीजें पूछ लीजिए भाई, पूछ लेनी चाहिए आपको अपने क्लाइंट से, थोड़ा बैकग्राउंड पूछ लेना चाहिए, फिर अपने बाद अपने आप प्रेडिक्शन निकलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ राहु केतु को लेकर के शेयर करना चाहती थी, और मैंने अपनी तो पूरी कोशिश करी है आपके साथ जो कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था और जो मैं आपको देना चाहती थी वो था। और साथ ही साथ मैंने जो अनाउंस किया कि मेरा कोर्स आने वाला है, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, जिसको भी मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या दशा अंतरदशा को और डीपली डिकोड करना चाहता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये 14 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 12 दिन का कोर्स है। मतलब 12 दिन यानी ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू 12 दिन रहेंगे। जूम हमारा मीडियम होगा, 8:30 बजे से क्लासेस होंगी, और उसमें दशा अंतरदशा को लेकर आपके जो भी 12 के 12 भाव हैं, 9 ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, किस तरीके से प्रत्यंतर दशा में आपको रिजल्ट मिलता है, किस तरीके से सूक्ष्म दशा आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म तक आप जा सकते हो, भले ही प्राण तक जाओ या नहीं जाओ। जहां पर मैं आपको बीटीआर के भी कुछ रूल्स बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली, आपके क्लाइंट की कुंडली नहीं सही है तो आप किस तरीके से बीटीआर करके देख सकते हो कि उसकी कुंडली सही है या नहीं है, या आप उसे बना सकते हो। बना सकते हो इन द सेंस कि आप चेंजेस करके उसको काफी हद तक, सेकंड्स तक आप भी बीटीआर करना चाहो तो कर सकते हो, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दशाओं से रिलेटेड हर एक सूत्र आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज 3000 रुपीज है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप आइए, यहाँ पे आपको फोन नंबर दिए हैं, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, आप इन दोनों नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन था आपके लिए साथ, और यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके अब कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।